Hi and welcome to the Statistics and Probability for Data Science and Machine Learning, one of the exciting tutorial of Hidden Markov Model, जो कि हमारे प्रीवियस सेशन पर बेस करता है जहाँ पर हमने मार्कव मॉडल या प्रोसेस को जाना था। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इसका जो प्री रिक्विजिट है मार्कव मॉडल और इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं जो हमने मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लिए सीख रखी हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर एज अ सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद है। तो यूट्यूब पर आने के बाद आप फ़ाद हुसैन CS से मुझे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस हैं, विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाली जितने भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल हैं वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है fahadhusaincs.blogspot.com पर, जहाँ से आप तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ को आप जान सकें आसानी से और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। सो एज वी डिस्कस के जो मार्कव मॉडल था या प्रोसेस था जो हमने प्रीवियस सेशन पर डिस्कस किया था वो इसका प्री रिक्विजिट अज्यूम किया जा रहा है, जिसके बेस पर इस सेशंस पर जो मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं हिडन स्टेट्स के साथ उसे आप अच्छी तरीके से समझ सकें। सो अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया, a hidden Markov model HMM is a statistical Markov model in which the system is Bing model is assumed to be a Markov process। तो ये जो मॉडल है वो किस प्रोसेस को यूज़ कर रहा है, मार्कव प्रोसेस को, जिसे यहाँ पर X कहा जा रहा है और इसके अंदर अनऑब्जर्वेबल स्टेट्स हैं जिसको हिडन स्टेट्स कहा जा रहा है। एंड इसी तरह से उन अनऑब्जर्वेबल स्टेट्स को पहचानने के लिए या फाइंड करने के लिए या प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास ऑब्जर्वेबल स्टेट्स भी इसमें ऐड होंगी, जिसे यहाँ पर वाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और ये जो वाई स्टेट्स हैं ऑब्जर्वेबल, ये आपको इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करेगा किसके आउटकम के लिए, एक्स के लिए। ये जो कि क्या है, आपके पास अनऑब्जर्वेबल स्टेट है या हिडन स्टेट्स हैं, उन्हें फाइंड करने के लिए आपको ऑब्जर्वेबल स्टेट्स दी गई हैं जिसे यहाँ पर वाई कहा जा रहा है। So, since x cannot be observed directly, the goal is to learn about x by observing y. So we can say that HMM has the outcome of y at t equal to t naught। यानी अगर मैं y को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ जो कि हमारे पास ऑब्जर्वेबल स्टेट्स है, तो हमारे पास जो t है फर्स्ट वो t नॉट के बराबर है और ये मस्ट बी इन्फ्लुएंस्ड प्रोवाइड कर रहा है आपकी किस वैल्यू को, x को, ठीक है, जो कि हिडन स्टेट्स है एट t इक्वल टू t नॉट। And that the outcome of x and y at t is less than t naught must not affect the outcome of y at t equal to t naught। यानी कंप्लीट अगर इस पैराग्राफ को आप देखें तो इसके अंदर जो t की वैल्यूज़ हैं या t इक्वल टू टी नॉट मौजूद है, ये एक्चुअली उस स्टेट की बात कर रहा है जिस स्टेट्स पर रहते हुए, यानी आप करंट स्टेट पर रहते हुए फ्यूचर स्टेट्स को आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। सो इन सिंपल पैराग्राफ को अगर मैं समराइज़ करूँ तो हम इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ 3 स्टेट्स हैं, तो इन 3 स्टेट्स में हम जानते हैं कि हर जो नेक्स्ट स्टेट है वो अपने करंट स्टेट्स पर, यानी फ्यूचर जो स्टेट है वो करंट वाले पर बेस कर रहा होगा। तो इस तरह से डायग्राम आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता ये थर्ड वाला पहले पे कर रहा हो, क्योंकि वो प्रेजेंट फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा होता है। तो हम इन 3 स्टेट्स को यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक्चुअली जो स्टेट्स है वो हिडन स्टेट्स हैं, ठीक है। और इन हिडन स्टेट्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई वैल्यूज़ होंगी जो इस स्टेट्स की होंगी। तो अगर मैं इसे टी कह रहा हूँ तो ये t-1 है और ये t+1 है, या आप t+2 कह सकते हैं। वो स्टेट्स की डेफिनेशन के मुताबिक हम इसे कह सकते हैं। तो इस स्टेट्स के साथ जो है हमारे पास ऑब्जर्वेबल स्टेट्स भी ऐड होंगी। उन ऑब्जर्वेबल स्टेट्स को आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है। तो ये जो स्टेट्स हो गई यहाँ पर ऑब्जर्वेबल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करें, जबकि ये हिडन स्टेट्स हैं। और ये जो लाइन है एक्चुअली ये कुछ इमिट्स चीज़ें दे रहा है या एविडेंस दे रहा है, जिस एविडेंस के बेस पर या इमिट के बेस पर हम अपने हिडन स्टेट्स को फाइंड करेंगे। और ये कंप्लीट प्रोसेस जो है मार्कव मॉडल कह रहा है। तो होपफुली डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब हम इस इमेज के बेस पर इसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं जो मैंने रफली यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की थी। तो हमारे पास एक कंप्लीट मार्कव डायग्राम है, ट्रांजिशन डायग्राम आप इसे कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास 2 स्टेट है, हॉट एंड कोल्ड वेदर की। इस वेदर के स्टेट्स पर हमारे पास कुछ इनिशियल प्रोबेबिलिटी मौजूद है, यानी हॉट वेदर पर रहते हुए नेक्स्ट डे हॉट होने के चांसेस जो हैं वो 70% है, जबकि कोल्ड होने के चांसेस जो हैं वो 0.3 है। तो इनका सम 10 के बराबर होगा। और कोल्ड पर रहते हुए नेक्स्ट डे कोल्ड होने के चांसेस 60% है, जबकि नेक्स्ट डे पर हॉट होने के चांसेस जो हैं 40 हैं, जो कि जिनका सम 1 के बराबर होगा। तो ये जो कंप्लीट एरिया था वो तो आपका हो गया मार्कव प्रोसेस, जिसमें आपके स्टेट हिडन है। इनको शो अप करवाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ स्टेट्स लिए हुए हैं और इन स्टेट्स को हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ऑब्जर्वेबल स्टेट्स हैं, यानी शो स्टेट्स हैं। तो इसमें v1 v2 v3 की कुछ 3 अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ वैल्यूज़ हैं जिनका सम
होगा, यानी इस शो वाले स्टेट्स को मैं देखते हुए ये बताऊंगा कि नेक्स्ट डे प्रोडक्शन पर हॉट होने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे बात करूं, तो उस पार्ट ऑफ स्पीच पे किसी सब्जेक्ट के बाद अगर मुझे कोई हेल्पिंग वर्ब की या मेन वर्ब की ज़रूरत है, एडजेक्टिव की ज़रूरत है, तो कौन सा वर्ड आना चाहिए वो तो वहाँ पर हाइड हुआ हुआ है, लेकिन जो चीज़ मुझे दिख रही है वो सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं उसके, या ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है, या कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है हमें वहाँ पर। तो उस 3 स्टेट्स की प्रॉबिलिटी के मुताबिक मैं सजेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है। तो बिल्कुल वही प्रॉब्लम यहाँ पर इसी डिफरेंट स्टेट्स की हो सकती हैं कि जो ऑब्जर्वेबल चीज़ है उसे देखकर मैं हिडन चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो 3 वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद है और कोड होने के 3 वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कंप्लीट हिडन डायग्राम थी मार्कऑफ मॉडल की। इस बेस पर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही होती हैं। सबसे पहले स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन रहा होता है। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास स्टेट्स होते हैं उनके का मैट्रिक्स बन रहा होता है। तो ये 2/2 का है, यानी 2 है तो 2/2 का, यानी हॉट पे रहते हुए हॉट होने के चांसेस, हॉट पे रहते हुए कूल होने के चांसेस, कूल पे रहते हुए हॉट होने के चांसेस, और कूल होते हुए कूल होने के चांसेस, जो कि यहाँ पर ये तमाम जो वैल्यूज़ थी उन्हीं वैल्यूज़ को इन मैट्रिक्स पे इस्तेमाल किया गया है। इमिशन मैट्रिक्स वो है जो नीचे वैल्यूज़ मौजूद थी, जो ऑब्जर्वेबल स्टेट्स थी। तो हॉट एंड कूल होने के चांसेस पर V1 और V2 और V3 तीन वैल्यूज़ हैं, उनको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया। इनिशियल स्टेट्स की वैल्यूज़ जो है वो पाई के ज़रिए से निकाली जाती है, उन 2 वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखा गया है, जो अभी हम एक एग्जांपल के ज़रिए से करके भी देखेंगे। और जब मैंने इस इनिशियल वैल्यूज़ को और ट्रांजिशन मैट्रिक्स को मर्ज करके यहाँ पे लिखा, तो मैं इस कंप्लीट को स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कह सकता हूँ, जो हमने इनिशियली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। तो दैट इज़ सम बेसिक आइडिया अबाउट द हिडन मार्कऑफ मॉडल। अब एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से ये सारी चीज़ें हम समझेंगे कि एक्चुअली ये काम किस तरह से हो रहा था। तो अभी हमने सबसे पहले एक चीज़ देखी कि हमारे पास कुछ स्टेट्स होते हैं, ठीक है, और उन में हमने ये देखा कि हर फ्यूचर स्टेट जो है अपने प्रेजेंट स्टेट्स पर बेस करता है। और हमने यहाँ पर टी टाइम यानी टी वैल्यूज़ देखी, जो प्रीवियस पर t-1 थी और नेक्स्ट पे t+1 हो रही होगी। फिर इसी के साथ हमने देखा कि हमारे पास कुछ हिडन स्टेट्स के बाद ऑब्जर्वेबल स्टेट्स थे, जिसे हम किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर y1, y2 और y3 लिख रहा था, ठीक है। तो इसमें जो ट्रम्प्स आ रहे थे वो ये हमारे हिडन स्टेट्स थे, ये ऑब्जर्वेबल स्टेट्स था। इसी तरह से हम इस एरो साइन को इमिशन प्रॉपर्टी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी। सो ये तो एक बेसिक आइडिया था। इस बेस पर अगर मैं कहता हूँ कि जब भी मैं हिडन मार्कऑफ प्रोसेस की बात करूँगा, तो हमारे पास दो कुछ इस तरह से स्टेट, दो प्रॉपर्टीज़ मेजर दिखेंगी। एक हमारे पास स्टेट होगा, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी होगी। तो स्टेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? स्टेट्स हमारे पास हिडन हो सकते हैं, ठीक है, और एक ऑब्जर्वेबल हो सकते हैं, जिसको मैं शॉर्ट में OBS लिख रहा हूँ। प्रोबेबिलिटीज़ 3 तरह की इसमें इस्तेमाल हो रही होगी। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन रहा होगा, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स पे भी देखा है। तो मैं इसे कह सकता हूँ, तो ये 3 प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, ट्रांजिशन, इमिशन और इनिशियल मैट्रिक्स या इनिशियल वैल्यूज़, जिसे अभी हम एक प्रॉब्लम से सॉल्व करके भी देखेंगे ये तीनों वैल्यूज़ किस तरह से आ रही थी। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एक सिनेरियो बनाते हैं जिसमें हमारे पास 3 स्टेट्स है, और फर्स्ट स्टेट पर हमारे पास वेदर जो है वो सनी है, नेक्स्ट पे रेनी है, एंड थर्ड पर हमारे पास क्लाउडी है, ठीक है। तो अगर मैं इनके स्टेट्स की प्रॉबिलिटी शो अप करूं, जो कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे भी, तो ये मार्कऑफ प्रोसेस को शो करेगा। लेकिन अगर मैं ऑब्जर्वेबल स्टेट्स बनाऊं, क्योंकि ये हिडन, तो उनमें कोई भी सिनेरियो हो सकता है, यानी 3 कुछ ऐसे स्टेट्स मैं चूज़ करता हूँ जिस स्टेट्स के बिहाफ पर मैं प्रेडिक्ट करूँगा कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट डे विल बी सनी। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा यूज़र आता है जो अम्ब्रेला लेकर आता है, इसी तरह से एक कोट पहनकर आता है, और इसी तरह से एक शॉर्ट्स पहनकर आता है, तो इस बेस पर मैं ये प्रोबेबिलिटी स्टेट्स बनाऊंगा कि सनी होने के चांसेस नेक्स्ट डे पर क्या हो सकते हैं। यानी ये जो है ऑब्जर्वेबल स्टेट्स हैं, जिस तरह मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से बात किया, या जो चीज़ हम शो अप पे देख रहे हैं उसकी बिहाफ पर हिडन स्टेट्स की प्रोडक्शन मालूम करने के लिए हम इस तरह के स्टेट्स वैल्यू बना सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं, जहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ड्रॉ करके शो अप करता हूँ। यानी इस डायग्राम को हम बनाते हैं जो यहाँ पर मौजूद है इसी सिनेरियो के मुताबिक, और उसके बाद इन तमाम मैट्रिक्स वैल्यूज़ को वहाँ पर फाइंड करके देखेंगे। एट द लास्ट हम उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को भी लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने उन्हीं स्टेट्स को यूज़ किया जो प्रीवियस स्लाइड पर मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, सनी, रेनी
ऑब्जर्वेबल स्टेट जो है अम्ब्रेला, कोट एंड शॉर्ट है, तो उस बेस पर 3 स्टेट्स मैंने बनाए, सनी, रेनी एंड क्लाउडी। और उसके बाद ग्रीन कलर पर आप जो देख रहे हैं पैटर्न, वो यहाँ पर ऑब्जर्वेबल स्टेट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ मौजूद हैं। यानी सनी पर रहते हुए नेक्स्ट डे सनी होने के चांसेस 80% है, और इसी तरह से 0.38% जो है वो रेनी है, और इसी तरह से 0.05 जो है वो क्लाउडी होने के चांसेस हैं। फिर रेनी टू रेनी होने के चांसेस, सनी एंड क्लाउडी होने के चांसेस, और इसी तरह क्लाउडी से क्लाउडी होने के चांसेस, क्लाउडी से सनी एंड क्लाउडी से रेनी होने के तमाम चांसेस की प्रोबेबिलिटीज़ वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद हमारे पास ऑब्जर्वेबल स्टेट्स की तमाम की प्रोबेबिलिटी मौजूद है, जिनका सम हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तमाम वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी किसी भी प्रॉब्लम में कि वो स्टेट्स की वैल्यूज़ क्या हैं और किस तरह से लिखी गई है। अब हमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट समझना है वो ट्रांजिशन मैट्रिक्स को समझना है। ट्रांजिशन मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो जितनी भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में आपस में क्या प्रोबेबिलिटीज़ वैल्यूज़ हैं। ट्रांजिशन मैट्रिक्स को ट्रांजिशन भी कहा जाता है, जो हम मार्कव प्रोसेस पे जान चुके हैं। तो इस बेस पर जो 3x3 का मैट्रिक्स मैंने प्लॉट किया है या प्लॉट किया जाएगा, वो सनी, रेनी एंड क्लाउडी, सनी, रेनी एंड क्लाउडी के बेस पर होगा। तो अगर मैं इन वैल्यूज़ को लिखूँ तो सनी से सनी होने के चांसेस जो हैं वो 0.8 यानी 80% है, 0.15, ये तमाम वैल्यूज़ मैं इस डायग्राम को देखते हुए लिख रहा हूँ। इसी तरह से क्लाउडी होने के चांसेस जो हैं वो 0.05 है, रेनी से क्लाउडी होने के चांसेस 0.38, 0.6 एंड 0.02 है, जबकि क्लाउडी से जो चांसेस हैं वो 0.75 है, 0.05 एंड 0.2 है। तो ये हमारी ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन गई। ट्रांजिशन मैट्रिक्स के बाद हमारे पास इमेशन मैट्रिक्स बनाना होता है। इमेशन मैट्रिक्स का मतलब ये है कि वो वैल्यूज़ जो ऑब्जर्वेबल स्टेट्स के साथ मौजूद थी, उनकी वैल्यूज़ का आप यहाँ पर मैट्रिक्स प्लॉट करेंगे। तो इस मैट्रिक्स के मुताबिक हमारे पास जो कॉलम वैल्यूज़ बनेंगी, वो कॉलम वैल्यूज़ के नाम है। जैसे हमने शॉर्ट्स, कोट एंड अम्ब्रेला लिखा है, और ये तमाम शॉर्ट, कोट्स, अम्ब्रेला किसके लिए प्रोडक्ट है? सनी, रेनी एंड क्लाउडी के लिए। तो इस बेस पर जितनी भी इनकी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिटी वाइज यहाँ पे लिखना होगा। आई एम गोइंग टू राइट इट डायरेक्टली नाउ, 0.6। तो तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी जा चुकी हैं। इन्हीं स्टेट्स को, जो ऑब्जर्वेबल स्टेट्स थी, उन तमाम की वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखी। थर्ड जो हमारे पास चीज़ थी जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, दैट इज सेड टू बी अ इनिशियल वैल्यूज़। तो इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड करने का जो फार्मूला है, जितने भी आपकी स्टेट्स की वैल्यूज़ हैं जो खुद ही होने के चांसेस बता रही हैं, उन वैल्यूज़ को आप पाई के साथ लिखेंगे। जैसे सनी पे नेक्स्ट डे सनी होने के चांसेस 0.8 है, तो मैं इसे लिखूंगा 0.8 पाई 1 प्लस रेनी होने के चांसेस 0.6 पाई 2 एंड क्लाउडी होने के चांसेस 0.2 पाई 3 है। तो अकॉर्डिंग टू द logic of this, pi 1 plus pi 2 plus pi 3, that is always equal to 1. So using this equation 1, equation 2, we can easily find the value of pi 1, pi 2 and pi 3. So directly I am going to write the values of the pi, which mean initial value. तो 3 initial values आएंगी 3 values के लिए। तो 0.75 for the first one, 0.2 for the rainy and 0.05 for the क्लाउडी वैल्यू। तो ये 3 इनिशियल वैल्यूज़ आ गई। अब ये 3 इनिशियल वैल्यूज़ की लॉजिक क्या थी वो मैंने बताया, और यही चीज़ यहाँ पर हमारे फर्स्ट पेज पर मौजूद थी। स्टेट, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इमिशन मैट्रिक्स, और इसी तरह से इनिशियल वैल्यू। और स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो लास्ट में लिखी हुई है वो वही है जब हम पाई की वैल्यूज़ को उसके साथ जाकर मर्ज करके लिख दें, जो मैंने यहाँ पर सेपरेट लिखा हुआ है। अब ये तमाम चीज़ें यहाँ पर शो अप करने का मतलब ये था कि हम इनकी प्रोबेबिलिटी स्टेट्स को समझ सकें कि एक्चुअली जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा, उन स्टेट्स की प्रॉब्लम को आप ऑब्जर्व किस तरह से करेंगे। तो अगर मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिकॉल करूँ बाय यूजिंग दिस इमेज, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम थी उसमें हमारे पास 3 स्टेट्स थे, और उन 3 स्टेट्स पर हमारे ऑब्जर्वेबल स्टेट्स 3 थे। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये कहूँ कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से है कि कोट एंड अम्ब्रेला इस स्टेज पर है, तो इस स्टेट पर रहते हुए अब हमें प्रेडिक्ट करना है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर द हिडन मार्कअप, कि अगर मैं फर्स्ट स्टेट पे भी कोड देख रहा हूँ, सेकंड में भी कोड देख रहा हूँ, लेकिन थर्ड पर अम्ब्रेला देख रहा हूँ, तो इस स्टेज से, करंट स्टेट से रहते हुए नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज़ क्या हो सकती है, और इस कोड पर रहते हुए अम्ब्रेला स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ समझनी है कि जब आपके पास डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट हिडन स्टेट्स होती हैं, ऑब्जर्वेबल स्टेट्स के साथ हिडन, तो हम वहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की वैल्यूज़ शो अप होती हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मुराद ये है कि इस वक्त हमारे पास जो हिडन स्टेट हैं उन्हें हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ऑब्जर्वेबल स्टेट्स हैं वो t से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हिडन भी 3 है और ऑब्जर्वेबल भी 3 है। तो इस बेस पर जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन वैल्यूज़ यहाँ बनेगी वो 20,
ये जो केस 1 है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये केस 1 है, तो इस तरह से 27 केसेस बनेंगे कोड एंड अम्ब्रेला के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ। और जब हम एक को सॉल्व कर लेंगे तो उस बेस पर हमें ये समझ में आ जाएगा कि रेस्ट ऑफ दी 26 किस तरह से सॉल्व किए जा रहे होंगे। और जब वो तमाम केसेस सॉल्व हो जाएंगे तो उसमें जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज़ वैल्यूज़ होगी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट को फाइंड किया वो P1 है, से लेकर P27 तक हम करेंगे और उसमें जो भी मैक्स होगा वो हमारा नेक्स्ट स्टेज बन जाएगा, ठीक है, जिस लॉजिक पर हम यहाँ पर स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। तो अब इस स्टेट्स चीज़ को हम समझ लेते हैं कि ये स्टेट्स किस तरह से ड्रॉ होगी। तो हम एक और सेपरेट पेज लेते हैं और वहाँ पर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा कि हमारे पास जो केस 1 है उसमें 3 स्टेट्स मौजूद हैं जिसको हम ऑब्जर्वेबल स्टेट्स में कोड एंड अम्ब्रेला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी कॉम्बिनेशन 27 हो सकते हैं। इस 27 कॉम्बिनेशन के बाद हम एक केस को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें रेस्ट ऑफ की लॉजिक का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखा है जिसे मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि बराबर होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए सच दैट बी इज ऑलरेडी हैपेंड या अकर्ड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर मैं अपने इस केस 1 में से 1 चंक की बात करूं, जैसे मैं रोमन 1 लिख रहा हूं यहाँ पर, तो इसमें हमारे पास एक हिडन स्टेट है और एक ऑब्जर्वेबल स्टेट्स है जिसको हम यहाँ पर कोड कह रहे हैं। तो अगर मैं इस ऑब्जर्वेबल फर्स्ट चंक को ब्रेक करूँ अपने इस कंडीशनल जॉइंट प्रोबेबिलिटी से, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, तो हमारे पास जो फार्मूला प्लॉट होगा वो इस तरह से होगा कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कोट मालूम करना है यूजिंग दी सनी वेदर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट को हम यहाँ पर सनी कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास रेनी था ये, और ये हमारे पास क्लाउडी था, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स थे हमारे पास। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से ब्रेक होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोट सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सन, ठीक। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम करूं कि जो हमारे पास कोट एंड अम्ब्रेला है ये ऑब्जर्वेबल स्टेट है, तो मैं इसको कुछ ओ से लिख सकता हूं और जो हिडन स्टेट है उसे मैं थीटा से रिप्रेजेंट करता हूं। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द ओ सच दैट थीटा मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू। तो मैं यहाँ पर क्यू लिख सकता हूँ। तो ये जो अभी मैंने जॉइंट प्रोबेबिलिटी के ज़रिए फर्स्ट चंक को सॉल्व किया है, इसी तरह अगर मैं इसके साथ रेनी और क्लाउडी तीनों चीज़ों को ऐड करूं, यानी तीनों के बेस पर जॉइंट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अप्लाई करूं, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दी सी यू, यानी कोट अम्ब्रेला, जो पहले सनी पर जा रहा है, सेकंड रेनी पे जा रहा है और थर्ड हमारा क्लाउडी पे जा रहा है। तो ओके, तो इस बेस पर जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ इस पेयरिंग पे आएगा कि ये सी यू के साथ, ये सी आर ए के साथ और ये यू सी एल के साथ ब्रेक हो जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला कुछ यूँ हो जाएगा, जो कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ कुछ। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से ब्रेक हो गया। सी के साथ मैंने एस यू के कॉम्बिनेशन को पहले लिखा, फिर सी के साथ आर ए का कॉम्बिनेशन और फिर यू के साथ सी एल का, फिर मल्टीप्लाई होगी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ दी सनी के इस रिस्पेक्ट से। तो फर्स्ट मैंने एस क्यू यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप स्टेट डायग्राम को देखें तो सनी से पहले कोई स्टेट मौजूद नहीं है, ठीक है, सनी फर्स्ट स्टेट है। तो यही वजह है कि जब मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा जा रहा है यहाँ पर, तो ये फर्स्ट स्टेट पर लिखा गया है। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेट मौजूद है पी ऑफ बी में, तो यही वजह है कि हमने इसकी पेयरिंग बनाकर लिखी है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया आपके जॉइंट प्रोबेबिलिटी का। अगर आप इस पार्ट को देखें, यानी ये जो हमारा फर्स्ट चंक है, ये पूरा जो मल्टीप्लाई होने से पहले का है, तो ये एक्चुअली कंप्लीट जो वैल्यूज यहाँ पे पेयरिंग शो कर रहा है वो इमिशन मैट्रिक्स का, EM मैट्रिक्स का, ठीक है। जबकि अगर मैं सेकंड पार्ट को देखूँ, ये जो है ये वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे ट्रांजिशन मैट्रिक्स का। तो इस बेस पर मैं तमाम वैल्यूज पुट कर सकता हूँ क्योंकि प्रीवियस स्लाइड पे हम तमाम वैल्यूज निकाल चुके हैं। क्लाउडी से रेनी पे जाने का या फिर किसी स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे जाने का, दोनों के मैट्रिक्स मौजूद हैं, तो दोनों की वैल्यूज मैं फीड कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट वहाँ वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप वेरीफाई करने के लिए स्लाइड के जरिए से देख सकते हैं कि वहाँ पर वो वैल्यूज आएंगी या नहीं आएंगी। दोनों मैट्रिक्स बने हुए, दोनों की वैल्यूज यहाँ पर फीड अप होंगी। आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यूज डायरेक्टली। Okay, so I have feeded all the values 0.3 multiplied by 0.3 multiplied by 0.5, ये तीन स्टेट्स की वैल्यूज हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी से P ऑफ एस क्यू आर ए एस यू एंड सी एल आर ए, इन तीनों की भी अलग वैल्यूज लिखनी। इस मल्टीप्लिकेशन पे कोई भी एक वैल्यूज आ रही होगी जिसे मैंने यहाँ P1 से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से P1 वैल्यूज यहाँ पर निकाली गई है, इसी तरह से डिफरेंट केसेस के 27 वैल्यूज यहाँ पर निकाली जाएंगी।
तो P1 के बाद हम कोई P2 वैल्यूज़ फाइंड कर रहे होंगे एंड सो 27 तक, और इनमें जो मैक्स वैल्यूज़ होगी इन सेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, उस चीज़ को हम प्रेफर करेंगे और उस प्रेफरेंस के बेस पे ही प्रेजेंट स्टेट पर रहते हुए नेक्स्ट स्टेट को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। एंड द फाइनली जो हमारे पास इमिशन मैट्रिक्स का प्लॉट फिगर था, यानी ये जो एरिया था, इस वैल्यूज़ को आप इन शॉर्ट पैटर्न इस तरह से लिख सकते हैं, पाई ऑफ पी यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ द प्रोबेबिलिटी, the probability of the observable state such that qi multiply by multiplication of the all probability of the values qi initial state such that qi minus 1 से। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है, ये कंप्लीट आपके HHM का यानी हिडन मार्कऑफ मॉडल का वो फार्मूला है जो हमने एट लास्ट प्रूफ करके भी देखा कि एक्चुअली ये वैल्यूज़ इस स्टेट्स की वजह से लिखी जा रही होती है। तो इस तरह से हमने अभी तक जाना कि हिडन मार्कऑफ प्रोसेस क्या है, किस तरह से वर्क करता है, मार्कऑफ मॉडल को ये किस तरह से यूज़ कर रहा होता है। फिर हमने एक टेक्निक के ज़रिए से तमाम चीज़ों को ड्रॉ करके यहाँ पर देखा। फिर भी अगर इसमें कोई मिस्टेक मिले तो मुझे कमेंट्स में, हो सकता है लिखते वक्त मैंने कोई माइनर से गलती कर दी हो। एंड एट द लास्ट ऑफ द सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन। तो जिस तरह से हर मॉडल के या एल्गोरिथम्स के एप्लीकेशंस होते हैं, बिल्कुल इस तरह से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉडल हिडन मार्कऑफ मॉडल है जिसके डिफरेंट एप्लीकेशन है। और सबसे पहले हमने जो एप्लीकेशंस की बात की है उसमें हमने देखा कि हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच यानी NLP के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेट पर इसकी क्या वैल्यूज़ आ सकती है, प्रेजेंट स्टेट पर रहते हुए वो हमने देखा। स्पीच रिकग्निशन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, कंप्यूटर विजन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वैल्यूज़ को फाइंड करना, और पैटर्न रिकग्निशन के अंदर भी इसको यूज़ किया जा रहा है। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो फिर मल्टीपल्स मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हो सकती हैं। सी यू देयर।